दोस्तों, भारतीय समाज जिस समय ऊंच नीच, जात पात और अंधविश्वास की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तब एक ऐसा व्यक्तित्व जन्मा जिसने इन बेड़ियों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया और समाज में बदलाव की एक नई क्रांति की शुरुआत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की। भाग 1। प्रारंभिक जीवन। एक बीज जो तूफानों में भी जड़ें जमाता है। 11 अप्रैल 1827 पुणे की धरती पर एक ऐसा बालक जन्मा जो आगे चलकर भारतीय समाज के सबसे बड़े सामाजिक क्रांतिकारियों में से गिना जाने वाला था। उनका नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिन्हें आज हम महात्मा फूले के नाम से जानते हैं। उनका जन्म एक माली जाति में हुआ था, जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था में शूद्र मानी जाती थी, यानी समाज की तथाकथित सबसे निचली सीढ़ी पर। उनके पिता गोविंदराव फूले फूलों का व्यवसाय करते थे। इस वजह से उनके परिवार को फूले उपनाम मिला। परिवार में संपन्नता तो नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। दुर्भाग्य से जब ज्योतिबा बहुत छोटे थे, उनकी मां का निधन हो गया। मां की ममता और शिक्षा से वे वंचित रह गए, लेकिन उनके भीतर कुछ और ही जल रहा था। बचपन से ही वे तेज दिमाग के थे। उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन समाज की बंदिशें आड़े आईं। ज़रा सोचिए, एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, लेकिन सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि उनका जन्म एक निम्न जाति में हुआ है। बड़ी मुश्किल से ज्योतिबा को एक स्कॉटिश मिशन स्कूल में दाखिला मिला। यहीं से उनके भीतर का सवाल पूछने वाला, अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाला इंसान जागा। वे देखते थे कि कैसे स्कूल में ब्राह्मण बच्चे उन्हें नीची नज़रों से देखते थे, उनके साथ बैठने से कतराते थे। लेकिन ज्योतिबा चुप नहीं बैठे। उन्होंने यह भेदभाव महसूस किया, समझा और जीवन भर के लिए उसे मिटाने की ठान ली। उनके जीवन की एक अहम घटना ने उनके सोच को पूरी तरह बदल दिया। एक बार उन्हें एक ब्राह्मण मित्र की शादी में आमंत्रित किया गया। उन्होंने जैसे ही बारात में हिस्सा लिया, समाज के ठेकेदारों ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया। ये वही क्षण था जिसने एक साधारण व्यक्ति को समाज सुधारक में बदल दिया। उन्होंने तय कर लिया कि यह अन्याय सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा, यह एक पूरी जाति, पूरी मानवता के साथ हो रहा है, और अगर कोई बदलाव लाएगा तो वो शिक्षा से ही आएगा। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा यह लड़का आखिर कैसे बना भारत में महिलाओं की शिक्षा का पहला पुरोधा? और क्यों सावित्रीबाई फूले को स्कूल जाते समय रास्ते में पत्थर और गोबर झेलना पड़ा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले भाग में, जहां बात होगी ज्योतिबा और सावित्रीबाई की उस ऐतिहासिक क्रांति की, जिसने भारत की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। भाग 2। शिक्षा और सोच में बदलाव, जब किताबें बगावत का जरिया बनी। स्कूल एक ऐसी जगह जहां बच्चे सपना देखना सीखते हैं, पर ज्योतिबा फूले के लिए स्कूल सिर्फ किताबों की जगह नहीं था। यह वह रणभूमि बन गई जहां उन्होंने सामाजिक भेदभाव की असली झलक देखी। जब उन्हें स्कॉटिश मिशन स्कूल में दाखिला मिला, तब यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय निम्न जातियों के बच्चों को पढ़ाई का अधिकार था ही नहीं। उच्च जातियों के लोगों को डर था, अगर ये पढ़ लिख गए तो हमारे बनाए हुए नियम कौन मानेगा। लेकिन ज्योतिबा ने न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि सोचना और सवाल करना भी सीखा। स्कूल में उनको अलग बिठाया जाता था,
कई बार पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। लेकिन वे इन सब का जवाब मौन रहकर नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करके देना चाहते थे। उन्हें धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि भारत का सबसे बड़ा संकट गरीबी या अशिक्षा नहीं बल्कि सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव है, जिसे धर्म के नाम पर सही ठहराया जा रहा है। और यहीं से शुरू हुई उनके सोच में एक गहरी क्रांति। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और देखा कि कैसे कुछ खास वर्गों ने इन ग्रंथों की व्याख्या अपने फ़ायदे के लिए की है। वे कहते थे, जो धर्म एक इंसान को दूसरे से नीचा दिखाए वो धर्म नहीं, अंधविश्वास है। ज्योतिबा की यह सोच न केवल क्रांतिकारी थी बल्कि खतरनाक भी, क्योंकि समाज उस समय बदलाव को गुनाह मानता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहते थे, अगर समाज मुझे तोड़ेगा तो मैं समाज को फिर से जोड़ने का रास्ता ढूंढूंगा, समानता के धागों से। और यही सोच उन्हें एक मिशन की ओर ले गई, एक ऐसी यात्रा की ओर जहां वे अकेले तो थे पर कभी कमज़ोर नहीं पड़े। जब ज्योतिबा ने लड़कियों को पढ़ाने का सपना देखा तो क्या हुआ? जब उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षक बनने के लिए तैयार किया और कैसे उस समय की पूरी सोसाइटी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। जानने के लिए सुनते रहिए अगला भाग, ज्योतिबा और सावित्रीबाई, शिक्षा की मशाल थामे दो योद्धा। एक ऐसी कहानी जो आज भी प्रेरणा देती है। भाग 3, सामाजिक क्रांति की शुरुआत, जब एक शिक्षक बना समाज का शिल्पकार। साल था 1848 का। भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। समाज अंधविश्वास और जातिवाद में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। उस दौर में किसी निम्न जाति के व्यक्ति द्वारा समाज को बदलने की सोचना ही क्रांति से कम नहीं था। और ज्योतिबा फूले सिर्फ सोच नहीं रहे थे बल्कि वे कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले जिस प्रथा को चुनौती दी वह थी स्त्रियों की अशिक्षा। वे समझते थे कि अगर किसी समाज को सच में बदलना है तो उसकी आधी आबादी यानी महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। लेकिन इस सोच को अमल में लाना आसान नहीं था। उन्होंने जब यह निर्णय लिया कि वे लड़कियों के लिए स्कूल खोलेंगे तो पुणे शहर में सनसनी फैल गई। लोग उन्हें धर्म विरोधी, पागल और नास्तिक तक कहने लगे। यहाँ तक कि उनके अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। लेकिन ज्योतिबा डरे नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, उन्हें शिक्षिका बनने के लिए तैयार किया और फिर पुणे में पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। क्या आपने कभी सोचा है, जिस समय लड़कियों को स्कूल जाना तक वर्जित था, उसी दौर में सावित्रीबाई फूले बच्चों को पढ़ाने निकलती थीं और रास्ते में उन्हें पत्थर, कीचड़ और यहाँ तक कि गोबर तक फेंक कर मारा जाता था। लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि ज्योतिबा और सावित्रीबाई जानते थे, अगर एक बच्ची पढ़ेगी तो एक पूरा परिवार जागेगा। इसके बाद उन्होंने अछूतों के लिए स्कूल खोला, विधवाओं के लिए केंद्र बनाए और समाज में व्याप्त झूठी परंपराओं को तोड़ने की मुहिम छेड़ दी। एक घटना में एक ब्राह्मण विधवा गर्भवती हो गई। उस समय समाज उसे मार डालने को तैयार था, लेकिन ज्योतिबा ने उनके लिए विधवा आश्रय गृह बनाया और उसके बच्चे को गोद लिया। हाँ, एक समाज सुधारक ने उस बच्चे को अपने घर में पाला, उसे अपना नाम दिया। क्या ये सिर्फ समाज सुधार था? नहीं, ये एक ऐसी संवेदना थी जो उस समय के समाज में दुर्लभ थी। ज्योतिबा फूले ने एक कदम और आगे बढ़कर समाज के ठेकेदारों को सीधी चुनौती दी, जब उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संगठन ने किस तरह से ब्राह्मणवादी सत्ता की नींव हिला दी थी? जानने के लिए सुनिए अगला भाग। सत्यशोधक समाज जब विचारधारा बन गई आंदोलन। जहाँ एक संगठन नहीं, एक जन जागरण की लहर उठी थी। भाग 4। सत्यशोधक समाज की स्थापना जब विचारधारा ने सत्ता को ललकारा। ज्योतिबा फूले को अब यह पूरी तरह समझ आ चुका था कि समाज सिर्फ किताबों से नहीं, सोच से बदलता है, और अगर सोच को बदलना है तो एक संगठित प्रयास जरूरी है। वो अकेले काफ़ी दूर आ चुके थे, लेकिन अब समय था लोगों को साथ जोड़ने का, उन्हें जागृत करने का और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाने का। और इसी सोच के साथ साल 1873 में उन्होंने एक ऐतिहासिक संगठन की नींव रखी, जिसका नाम था सत्यशोधक समाज, यानी ट्रुथ सीकर सोसाइटी। इस समाज का उद्देश्य साफ था: जातिवाद का विरोध करना, ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देना, शूद्रों, दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाना, धर्म और भगवान के नाम पर होने वाले शोषण को उजागर करना। यह कोई साधारण संगठन नहीं था, बल्कि ये उस समय की व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह था। ज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है, यह था इस आंदोलन का मूल मंत्र। सत्यशोधक समाज ने कई क्रांतिकारी कार्य किए। गरीबों और पिछड़ों के लिए मुफ्त स्कूल खोले, मंदिरों और धार्मिक स्थलों में शूद्रों की एंट्री को लेकर सवाल उठाए, भेदभाव रहित विवाह और अंत्येष्टि संस्कार की नई परंपराएं शुरू की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा, ब्राह्मण पुरोहितों की ज़रूरत नहीं है। इसका असर इतना गहरा था कि कई निम्न जाति के लोगों ने पुरानी परंपराओं को छोड़कर सत्यशोधक समाज के नियम अपनाए। यह समाज अब केवल एक संगठन नहीं रहा, एक विचारधारा बन चुका था। पर सोचिए, एक निम्न जाति का व्यक्ति उस दौर में यह कह रहा था कि ईश्वर सबका है, परंतु ब्राह्मण ने उसे अपने नाम पर पेटेंट कर रखा है। यह बात सिर्फ चुभती नहीं थी, सत्ता की नींव हिला देती थी। इस कारण ज्योतिबा फूले को धमकियां मिली, विरोध हुआ, यहाँ तक कि उनके खिलाफ कई बार षड्यंत्र भी रचे गए। लेकिन वे रुके नहीं, क्योंकि उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ सामाजिक नहीं थी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। पर क्या आप जानते हैं, ज्योतिबा फूले ने सिर्फ जात पात ही नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों और महिलाओं के आर्थिक शोषण पर भी खुलकर प्रहार किया था। और उनकी कलम से निकली किताब गुलामगिरी क्यों बन गई थी उस समय के शोषित वर्गों की आवाज़। जानने के लिए सुनिए अगला भाग, गुलामगिरी जब कलम ने सत्ता को चुनौती दी, जहां शब्दों ने तलवार से तेज वार किया। भाग 5, किसानों और श्रमिकों के लिए कार्य जब एक सुधारक बना किसान का हमदर्द। जब हम ज्योतिबा फूले को याद करते हैं तो ज़्यादातर लोग उन्हें सामाजिक सुधारक या शिक्षा क्रांति के नायक के रूप में ही जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वे भारत के ऐसे विचारक थे जिन्होंने किसान और मजदूर वर्ग के शोषण पर खुलकर लिखा और आवाज़ उठाई। 19वीं सदी का भारत सिर्फ जाति और धर्म के भेदभाव में नहीं उलझा था, बल्कि अंग्रेजी सत्ता और जमींदारी प्रथा के दोहरे शोषण से भी पिस रहा था। किसान जो धरती को सींचते थे, फसलें उगाते थे, पर साल के अंत में खुद ही भूखे सोते थे। ज्योतिबा फूले ने देखा कि ब्राह्मणवादी समाज किसानों को अज्ञानी और अधर्मी समझता था और ब्रिटिश हुकूमत उन्हें बस राजस्व वसूली का माध्यम,
उन्होंने सवाल उठाया, जो अन्न पैदा करता है उसका जीवन हमेशा कर्ज और जिल्लत में ही बीतेगा। उन्होंने किसानों की हालत को लेकर कई लेख लिखे और सार्वजनिक भाषण दिए। उन्होंने कहा, मालगुजारी की यह व्यवस्था किसान को गुलाम बना रही है। मजदूरों के लिए भी उनकी सोच उतनी ही क्रांतिकारी थी। वे मानते थे कि अगर कोई समाज सच्ची तरक्की चाहता है तो उसे अपने श्रमिक वर्ग को सम्मान देना ही होगा। उन्हें सिर्फ मजदूरी ही नहीं, सम्मान, शिक्षा और अधिकार मिलना चाहिए। गुलामगिरी एक विचारधारा, एक विद्रोह। साल 1873 में ज्योतिबा फुले ने अपनी ऐतिहासिक किताब गुलामगिरी लिखी। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक विचारों की आग थी जो सीधे सत्ता और समाज की जड़ों तक पहुंची। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत में सदियों से शूद्रों, किसानों और महिलाओं को जानबूझकर गुलाम बनाया गया और यह गुलामी तलवार से नहीं, धार्मिक ग्रंथों, कर्मकांडों और जाति व्यवस्था से थोपी गई थी। उन्होंने गुलामगिरी अमेरिकी समाज में अश्वेत गुलामों की आज़ादी को समर्पित की, क्योंकि वे मानते थे कि हर जगह, हर युग में समानता की लड़ाई चल रही है। तो क्या आपको पता है, ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में भी समाज को जगाने का प्रयास नहीं छोड़ा। और जब उन्होंने नायकों की जगह सच्चे महापुरुषों की परिभाषा दी तो किसे उन्होंने महात्मा कहा और क्यों? जानने के लिए सुनिए अगला भाग, ज्योतिबा फुले का उत्तरार्ध और उनकी विरासत। एक ऐसा अध्याय जहाँ एक युग का अंत नहीं, एक युग की। भाग 6, अंतिम समय और विरासत। जब विचारों ने मृत्यु को भी मात दी। साल था 1880 के बाद का समय। ज्योतिबा फुले अब उम्र के उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां शरीर थकने लगता है, लेकिन उनके विचार, उनका जुनून और उनके संघर्ष की लौ अब भी उतनी ही तेज और प्रखर थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की बेड़ियां तोड़ने में लगा दिया। जातिवाद, लिंगभेद, अशिक्षा, अंधविश्वास और गरीबी से लड़ते हुए उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका घर एक आश्रम की तरह बन चुका था, जहां पीड़ितों को सहारा मिलता, अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद होती और नई पीढ़ी को सीख दी जाती। सवाल पूछो, जवाब खोजो और कभी झुको मत। अंतिम वर्षों में भी वे लिखते रहे, बोलते रहे और सिखाते रहे। 1890 में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन जो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी मानवता के लिए खड़ा रहा, वो अंतिम समय में भी कर्म और सत्य की राह पर ही रहा। 28 नवंबर 1890 पुणे में भारत ने अपना एक असली रत्न खो दिया, लेकिन उनके विचार, उनकी लड़ाई और उनके संस्कार अमर हो गए। विरासत जो आज भी जिंदा है। आज जब हम लड़कियों को स्कूल जाते देखते हैं, जब दलित, पिछड़े और वंचित समाज अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जब किसान न्याय की मांग करता है, तो हर जगह, हर स्वर में कहीं न कहीं ज्योतिबा फुले की आत्मा बोलती है। उनके नाम पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, योजनाएं, बहुत कुछ है, लेकिन उनकी असली विरासत है एक ऐसा समाज जहां हर इंसान को समान मानकर देखा जाए, बिना जाति, लिंग या धर्म के भेदभाव के। उन्होंने गांधी से पहले दलितों की मुक्ति की बात की थी। वे अंबेडकर से पहले जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करने की सोच लेकर आए। वे विवेकानंद से पहले समाज सेवा को ही सच्चा धर्म मानते थे। वो सिर्फ एक युग पुरुष नहीं थे, वो थे सामाजिक न्याय के पहले मशालची।
क्या आप जानते हैं, ज्योतिबा फूले के निधन के बाद एक और क्रांतिकारी सामने आया जिसने फूले के विचारों को संविधान में बदल दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कैसे फूले के विचारों ने अंबेडकर को आकार दिया और किन शब्दों में अंबेडकर ने ज्योतिबा फूले को अपना गुरु कहा? जानने के लिए सुनिए हमारी अगली सीरीज फूले से अंबेडकर तक, विचारों की वह मशाल जो बुझी नहीं, जिन्होंने अंधकार में दिया जलाया। ज्योतिबा फूले का जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक आंदोलन की शुरुआत है, एक विचारधारा की जड़ें हैं और हम सबके भीतर सोए हुए साहस को जगाने वाला संदेश है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर समाज गलत रास्ते पर जा रहा हो तो भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय अकेले खड़े होने की हिम्मत रखो। अगर अन्याय तुम्हारे सामने हो तो चुप मत रहो, आवाज़ उठाओ, सामने चाहे वो तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। सच्ची शिक्षा वो है जो इंसान को इंसान समझना सिखाए। ज्योतिबा फूले ने ना तो राजा की गद्दी पाई, ना ही सत्ता का सुख, लेकिन आज उनका नाम इतिहास के सबसे ऊंचे दर्जे में लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने मानवता का पक्ष चुना। अब सवाल यह है, हम क्या कर सकते हैं? क्या हम भी अपने जीवन में उनके विचारों को उतार सकते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल। यहाँ कुछ छोटे लेकिन ज़रूरी सुझाव हैं जो आप अपने जीवन में आज से ही अपना सकते हैं। हर किसी को सम्मान माने, चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। समानता की शुरुआत आपके घर और सोच से होती है। ज्ञान को बांटिए, जो नहीं पढ़ सकते उन्हें सिखाइए। किसी एक बच्चे को सिखाना भी समाज में एक क्रांति है। अन्याय देखकर चुप मत रहें, चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। अपने सोचने की ताकत को कम मत आंकिए। जिन्होंने दुनिया बदली है वे पहले अकेले ही खड़े हुए थे। अपने बच्चों को सही सवाल पूछने की आदत सिखाइए, क्योंकि जहाँ सवाल हैं वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। और अंत में याद रखिए, क्रांति बंदूक से नहीं विचार से होती है, और ज्योतिबा फूले ने यही विचार हम सबके भीतर जगा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बताइए कि आपने ज्योतिबा फूले से सबसे बड़ी सीख क्या ली। कमेंट करके ये भी बताइए कि आप किस महान व्यक्ति की कहानी अगली बार सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।